Welcome back, students. Today I am going to start a new chapter of class 7th geography, that is chapter number 5, water. In this chapter, we will not only discuss about the importance of water, but we also discuss about the distribution of water on the earth and different important water bodies, oceans, important 5 oceans. Apart from this, we will also discuss about some of the movements in the oceanic water, or you can say circulation of the water. तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर वाटर. पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है. द वाटर इज एन असेंशियल एलिमेंट or the factor for the survival of life. Without water, plants and animals cannot survive their life. बिना पानी के जीवन संभव है ही नहीं. फ्रेंड्स, आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि हमारी धरती का 3/4 हिस्सा, 3/4 part of our earth, or you can say more than 70% water, more than 70% part of our earth is covered with water. इतना सारा पानी धरती पर होने के बावजूद we are facing scarcity of water. ऐसा क्यों है? इतना सारा पानी धरती पर है, इसलिए हम अर्थ को, जो कि एक प्लेनेट है, उसे हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं. द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मच ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. बट एज आई टोल्ड यू, इतना सारा पानी होने के बाद भी जो इंसानों और पौधों के, जानवरों के इस्तेमाल के लिए जो पानी है, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है. देखिए, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को देखें तो हमारी धरती पर जो 70% कवर्ड पार्ट है, पानी से कवर्ड, जो हाइड्रोस्फीयर, धरती पर जो पानी डिफरेंट वाटर बॉडीज में पाया जाता है, जैसे ओशंस के अंदर पानी है, समुद्रों में है, सीज के अंदर है, लेक्स के अंदर भी पानी है, रिवर्स भी पानी फ्लो करती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर भी पानी है, और बर्फ के रूप में आइस कैप्स, हाई एल्टीट्यूड एरिया, पहाड़ों के ऊपर बर्फ के रूप में भी पानी है. एक बार जरा देख लेते हैं कितना परसेंट पानी कहां पर अवेलेबल है. सबसे ज्यादा 97.3% जो पानी है वो ब्रैकिस वाटर है, साल्टी वाटर है, ब्रैकिस वाटर है. ये ब्रैकिस वाटर क्या होता है? धरती पर पाया जाने वाला जो पानी है, 97.3% जो पानी है वो सॉल्टी वाटर है, यानी इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है. इस नमक की मात्रा को हम सैलिनिटी कहते हैं. सैलिनिटी तो एक टर्म है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैलिनिटी? सैलिनिटी क्या होती है? समुद्रों के अंदर, समुद्रों में जो पानी पाया जाता है ना, उसके अंदर नमक की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं सैलिनिटी. We can say it is the presence of salt in grams in the ocean water per 1,000 gram of water, So what is salinity? Salinity is the quantity
द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स इन पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1000 ग्राम अगर पानी लें तो उसमें कितने ग्राम उसके अंदर साल्ट है, दैट इज कॉल्ड सैलिनिटी। तो ओशंस के अंदर जो पानी है उसमें इतना ज्यादा नमक होता है कि हम उसको प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। तो प्लांट्स और एनिमल्स के यूज के लायक जो पानी है वो कहां पर है? ये बाकी के जितने सोर्सेज हैं, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे जो पानी पाया जाता है, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, सॉल्टी वाटर लेक्स। देखिए जो झील होती हैं, लेक्स होती हैं, वो भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ में मीठा पानी मतलब पीने के लायक पानी है, लेकिन कुछ झील जो है वो समुद्र के पानी के भर जाने से बनती हैं। तो अगेन दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस। एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर के रूप में, वाटर वेपर्स के रूप में जो पानी है, और रिवर्स में बहता हुआ पानी, ये सारे जो सोर्सेज हैं, दीज आर फ्रेश वाटर सोर्सेज। तो देखिए 97.3% पानी तो समुद्रों में है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आइस कैप्स हैं, आइस कैप्स के रूप में भी 2% पानी है। तो 97 प्लस 2 99 अगर इन दोनों को मिला दें तो 99.3% जो पानी है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। 99.3% जो पानी है, या तो वो बर्फ के रूप में पहाड़ों पर जमा हुआ है, या फिर वो समुद्रों में इतना खारा है, इतना ब्रैकिश वाटर है, सैलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो अब कितना परसेंट बच गया? अगर हम 100 में से 99.3% को हटा दें जो हमारे काम का नहीं है, तो ओनली 0.7%, यानी 1% से भी कम, 0.7% वाटर सिर्फ है, और वो भी इतने सारे वाटर बॉडीज के अंदर पाया जाता है। यहां से इस पानी को पीने के लायक बनाना और फिर घरों में सप्लाई करना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। पानी को पहले प्यूरिफाई किया जाता है, फिर हमारे घरों तक भेजा जाता है। तब आप समझ गए होंगे कि वाई देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वी शुड कंजर्व वाटर। तो देखिए जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को पढ़ रहे हैं तो इसमें एक चीज और जाननी जरूरी है। जो सबसे ज्यादा पानी है वो ओशंस के अंदर है, समुद्रों के अंदर है, महासागरों के अंदर है। तो पूरी दुनिया में कितने महासागर हैं? हाउ मेनी ओशंस आर देयर? पूरी दुनिया में 5 महासागर हैं। देयर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन। ये अंटार्कटिक ओशन को हम साउदर्न ओशन भी बोलते हैं। तो ये 5 बड़े महासागर हैं। देयर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ। अब इसमें सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन is the largest as well as deepest ocean of the world. Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean of the world. यानी धरती पर सबसे ज्यादा गहरा और सबसे ज्यादा बड़ा अगर कोई महासागर है तो वो है पैसिफिक ओशन। अब जब बड़े की बात हुई है तो उसके बाद छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन। सबसे छोटा जो ओशन है वो है आर्कटिक ओशन। अब देखिए हम वाटर की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। सो व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ abundant amount of more than 70%
part of the earth is covered with water. And when we look to this planet from the space, it looks blue. That's why we call earth is a blue planet. Okay? तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि हमारा जो पानी है वो फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दो तरह से पाया जाता है धरती पे, और सॉल्टी वाटर ज्यादा मात्रा में है, 97.3% तो सॉल्टी वाटर है। और ये सारे वो सोर्सेज हैं, ये फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं। और सलाइन वाटर अगर देखें तो ओशंस के अंदर और सीज के अंदर, समुद्रों में और महासमुद्र सागरों में सलाइन वाटर पाया जाता है। ये सलाइन वाटर क्या होता है? नमक की मात्रा, पानी के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है तो उसको, नमक की मात्रा को होने को क्या बोलते हैं? सैलिनिटी। 1000 ग्राम पानी के अंदर, 1000 ग्राम पानी के अंदर टोटल कितने ग्राम नमक मिला हुआ है उसे कहते हैं सैलिनिटी। सो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट डिसॉल्व्ड इन पर ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड सैलिनिटी। अब जब सैलिनिटी की बात हो रही है तो क्या आपको मालूम है दुनिया का सबसे ज्यादा सैलिनिटी वाला वाटर बॉडी कौन सा है? जी हां, यह है डेड सी। इसको बोलते हैं डेड सी। ये डेड सी जो है ना, ये दुनिया का सबसे ज्यादा खारे पानी का वाटर बॉडी है। ये डेड सी कहां पर है? ये जो डेड सी है ये जॉर्डन और इजराइल के पास है। इजराइल और जॉर्डन के पास है, ठीक है। इसके अंदर सैलिनिटी पता है कितनी है? 340 ग्राम नमक पाया जाता है 1000 ग्राम पानी में। अब देखो जरा, यानी कि अगर 1000 ग्राम का मतलब आप यूं समझ लें, आपकी समझ के लिए बता रहा हूं, 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर में लगभग आधा किलो नमक मिला दो। देखो 500 ग्राम, आधा किलो हो गया 340, लगभग आधा किलो के थोड़ा सा कम है 150 ग्राम। तो सोच के देखो 1 लीटर पानी में अगर तुम 340 ग्राम नमक मिला दोगे तो कितनी क्वांटिटी हो जाएगी सैलिनिटी की? तो देखो डेड सी की सैलिनिटी इतनी ज्यादा है, और इसमें सैलिनिटी इतनी ज्यादा होने के कारण इस पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और यहां डेड सी के ऊपर लोग आराम से तैर सकते हैं, आप डूबोगे नहीं उसमें। तो क्वेश्चन कई बार यही पूछ लेते हैं कि डेड सी जो है उसके ऊपर क्या आप आराम से तैर सकते हैं? बिल्कुल, आप उसके ऊपर फ्लोट करोगे, आप उसमें डूबोगे नहीं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू द सैलिनिटी, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज देयर, सो इट इज इजी टू फ्लोट ऑन दिस वाटर। चलिए, अब ये वाली सारी बातें हमने की, तो एक बात और बताइए, पानी जो है इज दैट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? यस, दिस इज रिन्यूएबल रिसोर्स, रिसाइक्लेबल। पानी की जो ये साइकिल है, पानी जो है वो रिसाइकल होता रहता है। कैसे? समुद्रों के अंदर, महासागरों के अंदर जो पानी है उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो पानी थोड़ा सा गर्म होता है तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दीज वाटर वेपर्स गोज टू द एटमोस्फेयर। दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो समुद्रों में, नदियों में, नालों में, जहां पर भी पानी पाया जाता है, सब जगह जब गर्मी पड़ती है, कपड़े भी हम जब धो के सुखाते हैं तो उनमें से भी वाटर वेपर्स निकलती हैं। तो जहां भी पानी है धरती के ऊपर, जब उस पर गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वाटर वेपर्स बनती हैं, और वो वाटर वेपर्स वेपराइज होकर के एटमोस्फेयर में चली जाती है। दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एटमोस्फेयर के अंदर जब ये वाटर वेपर सर्टेन हाइट के ऊपर चली जाती है, ट्रोपोस्फेयर में, तो आपको पता है धरती की सरफेस से इतना हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, हवा ठंडी होने लगती है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है कंपैरेटिवली अर्थ के पास। तो वहां जब ये हवा ठंडी होगी, वाटर वेपर्स ठंडी हो जाएगी, तो फिर ये बड़ी बड़ी बूंदों में तब्दील होकर के क्लाउड फॉर्मेशन कर लेती है। दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स by these water vapors after cooling down, that is called condensation. तो पहले इवेपोरेशन हुआ, वेपराइजेशन हुआ, फिर क्लाउड फॉर्मेशन मतलब कंडेंसेशन हुआ, और जब ये बूंदों का साइज थोड़ा बड़ा होने लगता है
तो फिर एयर इसको होल्ड नहीं कर पाती। एयर इतनी बड़ी बूंदों को होल्ड नहीं कर पाती, तो यही बूंदें फिर पानी यानी कि बारिश बनकर धरती पर बरसने लगता है, रेनफॉल होने लगता है, या कभी कभी स्नोफॉल होने लगता है, या कभी कभी हेल स्टॉर्म्स के रूप में नीचे आ जाता है। तो ये सब कहलाता है प्रेसिपिटेशन। तो देखिए 3 तरह की चीजें हमने पढ़ी, इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन एंड देन अगेन प्रेसिपिटेशन। तो इस प्रोसेस से पानी रिसाइकल हो जाता है। तो देखिए मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखा है, व्हाट इज वाटर साइकिल? द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ये आपको समझ में आ गया आई थिंक। अब देखिए जब हम पानी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके बुक में तो खैर इतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पानी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए पानी से रिलेटेड वाटरफॉल्स भी होते हैं। पानी अलग अलग वाटर बॉडीज में है ना, रिवर्स के अंदर भी है, वाटरफॉल के रूप में भी है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। डू यू नो विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? Yes, Amazon is the largest river of the world. Amazon River is the largest river of the world. Now, if I ask you, which is the longest river of the world? Nile is the longest river of the world. Nile is the longest river of the world. और अगर यही इंडिया के बारे में बात करें, which is the largest river of India? Ganga is the largest river of India. ओके, अब बात करते हैं वाटरफॉल्स के बारे में। दुनिया का सबसे पहले इंडिया के बारे में बात की है यहां पे। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? सबसे ऊंचाई से गिरने टॉलेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो वह है कुचिकल वाटरफॉल। ये कुचिकल जो वाटरफॉल है कहां पर है? ये है कर्नाटका में। कर्नाटका, ये कर्नाटका स्टेट के अंदर है, ठीक है, कुचिकल वाटरफॉल। अब मैंने यहां पे 2 वाटरफॉल और लिखे हैं, जोग फॉल और नोक्लिकाई फॉल। देखिए अगर हाईएस्ट फॉल की बात करें तो वो तो है कुचिकल वाटरफॉल, लेकिन ऊंचाई पर स्थित अगर सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर वाटरफॉल की बात करें तो इंडिया में सबसे ऊंचाई मतलब पहाड़ों में स्थित, तो सबसे ऊंचा स्थान कहां पर है? हिमालयन रेंजेस में है। तो देखिए अगर आप मेघालय में जाएंगे ना, मेघालय काफी ऊंचाई पर है, पहाड़ों पर स्थित है। तो मेघालय में सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर कोई पूछे तो वो है नोक्लिकाई वाटरफॉल। ये नोक्लिकाई वाटरफॉल जो ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल है, जबकि सबसे ऊंचा जो अगर कोई पूछे तो कुचिकल वाटरफॉल है। अब मैंने यहां पे लिखा है जोग वाटरफॉल, ये भी कर्नाटका के अंदर ही है, ये दोनों ही फॉल कर्नाटका में है। जोग फॉल जो है ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, यानी कि हाई कैपेसिटी ऑफ वाटर है इसके अंदर, क्वांटिटी ऑफ वाटर है इसके अंदर। तो अगर ऊंचाई की बात करें तो कुचिकल है, अगर सबसे बड़े की बात करें तो जोग फॉल है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित की बात करें तो नोक्लिकाई है। तो ये तो इंडिया की बात हो गई। अब वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल मैंने यहां पे लिखे हैं। देखिए वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। एंजल फॉल, एंजल फॉल जो है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, यानी कि टॉलेस्ट वाटरफॉल है, जो कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक कंट्री है वेनेजुएला। सो वेनेजुएला में पाया जाता है एंजल फॉल, और दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। अब मैंने यहां पे लिखा है नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल फिर क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट है, मतलब इसके अंदर पानी की क्वांटिटी जो है वो एंजल फॉल से ज्यादा है, तो क्वांटिटी वाटर की ज्यादा होने के कारण इसको बोला गया है लार्जेस्ट। सो नियाग्रा फॉल कहां पर है? न्यूयॉर्क और ओंटारियो, यानी कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। यूएसए का न्यूयॉर्क शहर और कनाडा का ओंटारियो शहर, इन दोनों के बीच में ये जो है वाटरफॉल लोकेटेड है। कहां पर? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें 2 देश हैं इंपॉर्टेंट, कनाडा और यूएसए, बाकी और भी देश हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट देश कौन कौन से हैं? यूएसए और कनाडा, उनके बॉर्डर पर ये नियाग्रा फॉल है जो कि दुनिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल है। अब यहां पे विक्टोरिया फॉल मैंने क्यों लिखा है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है विक्टोरिया फॉल, ठीक है। और कहां पर है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे, 2 देश हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। और ये जाम्बेजी नदी
देखिए आपने वो एक मूवी देखी थी ना, बच्चों की मूवी है, जब क्या था उसका नाम, जम्बेजी ऐसा कुछ नाम था ना, जुमानजी। जुमानजी जो मूवी है, उसमें ये जाम्बिया जिम्बाब्वे का नाम वहां पर आता है, और वहां पे एक रिवर है जम्बेजी रिवर, ठीक है। तो जम्बेजी रिवर के ऊपर जो है ये विक्टोरिया फॉल है। ये क्यों मैंने यहां पे लिखा है, ये दुनिया का बहुत ही ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, जिसको देखने के लिए सबसे ज्यादा जो विजिटर्स है वो आते हैं, मोस्ट विजिटेड प्लेस है, वाटरफॉल है। अब चलिए, ये तो वाटरफॉल की बात हो गई, हमने रिवर्स की बात कर ली, वाटरफॉल की बात कर ली, और हमने ओशंस की बात कर ली, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब एक बार बात करते हैं कि सबसे डीपेस्ट प्लेस कौन सा है, कौन सा समंदर। मैंने बोला पैसिफिक ओशन सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन है। देखिए पैसिफिक ओशन के अंदर ही मैरियाना ट्रेंच करके एक डीपेस्ट प्लेस है, सबसे डीपेस्ट प्लेस जो है समुद्रों में, महासागरों में, वो है मैरियाना ट्रेंच। लेकिन मैंने यहां पे एक नाम और लिख दिया अभी, मैट्योर डीप। ये क्या है, तो देखो बेटा, अभी एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग, अभी की नई स्टडी हुई है, तो नई स्टडी के अकॉर्डिंग अटलांटिक ओशन के अंदर उससे भी ज्यादा डीप एक प्लेस को ढूंढ लिया गया है। अटलांटिक ओशन के अंदर मैरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा डीप प्लेस को ढूंढ लिया गया है, और अब सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट प्लेस है वो है मैट्योर डीप। ओके, तो आज के इस पार्ट में हमने कवर किया, वाटर की इंपॉर्टेंस को समझा, डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, वाटर साइकिल को समझा, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज के बारे में बात की, ओशंस के बारे में बात की, कुछ वाटरफॉल के बारे में और रिवर्स के बारे में बात की। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का आगे का पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।